नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में, जहां बात करेंगे दो राज्य की खास और चुनिंदा खबरों पर। यूपी बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां पुलिस ने आबकारी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न मामलों में जब्त की गई अवैध शराब का विनिष्टीकरण कराया। साथ ही बात फतेहपुर की भी होगी, जहां हुसैनगंज थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। आजमगढ़ से खबर है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जहानागंज पुलिस ने आबकारी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न मामलों में जब्त की गई अवैध शराब का विनिष्टीकरण कराया। ये कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेश प्राप्त होने तक थाना जहानागंज परिसर में की गई, जिसमें कुल 20 मुकदमों में बरामद लगभग 250 लीटर अवैध शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई गई है, उसको नियमानुसार नष्ट कर दिया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार प्रवीण वर्मा और थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। अवैध शराब को नाली में बहाकर नष्ट कर दिया गया। जनपद आजमगढ़ में मालों के निस्तारण के अभियान के तहत आज दिनांक 9/5/2026 को थाना जहानागंज पर माननीय न्यायालय के आदेश से 20 मुकदमों में लगभग 250 लीटर अवैध शराब जो बरामद हुई थी, उसे नियमानुसार आज नष्ट कराया गया। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख रुपए थी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ से खबर है, जहां मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान एक भावात्मक और प्रेरणादायक पहल देखने को मिली, जिसमें वर्षों से पारिवारिक विवादों के कारण अलग रह रहे 17 दंपतियों ने आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान कर पुनः जीवन शुरू करने का निर्णय लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह के समन्वय से दंपति को पुष्पमाला एवं उपहार देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदा किया गया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय एहसानुल्लाह खान सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों, परामर्शदाताओं और पुलिस प्रशासन की सक्रिय भूमिका रही, जिन्होंने काउंसलिंग के माध्यम से दोनों पक्षों को संवाद के रास्ते समझौते के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में स्पष्ट संदेश दिया गया कि संवाद, समझ और संवेदनशीलता के माध्यम से पारिवारिक विवादों का शांतिपूर्वक समाधान संभव है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। फतेहपुर से खबर है, जहां हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बहबलपुर के पास शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक के अनियंत्रित होकर गिर जाने के बाद पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने महिला सुमित्रा देवी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 4 वर्षीय मासूम शिवा घायल हो गया। इसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुसैनगंज भेजा गया। वहीं बाइक चालक सत्येंद्र कुमार सुरक्षित बच गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शारिब की रिपोर्ट। नोएडा से खबर है, जहां पुलिस ने धोखाधड़ी और ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी टूर पैकेज बुक कराने के नाम पर लोगों से पैसे ठगते थे। पकड़े गए आरोपी रेंजर्स क्लब नामक कंपनी से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि लोग फर्जी दस्तावेजों और आईडी का इस्तेमाल कर लोगों को भ्रमित करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 फर्जी पर्यटन मंत्रालय के आईडी कार्ड, 180 विजिटिंग कार्ड, 14 फर्जी मोहरे, 15 फर्जी समझौता ज्ञापन दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में थाना सेक्टर 24 के द्वारा 3 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। यह तीनों अभियुक्त लॉजिक्स मॉल में संचालित होने वाली एक कंपनी रेंजर्स क्लब प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे, जो कि एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी बना रखी थी। और इस कंपनी के माध्यम से ये लोगों को झांसा दे करके नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में घुमाने के नाम पर लोगों को पहले अपना ऑफर देते थे, और जब लोग ऑफर से कन्विंस हो जाते थे, इसके पश्चात लोगों से ये लाखों रुपए ले लेते थे। इसके पश्चात जब लोग अपनी इच्छा प्रकट करते थे फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या मौखिक रूप से, तब ये टालमटोल करते थे और उन्हें न ही किसी प्रकार के एयर टिकट अवेलेबल कराते थे और न ही किसी भी प्रकार से उन्हें कोई घूमने की व्यवस्था करते थे, न ही होटल में रुकने का अरेंजमेंट भी करते थे। ऐसी शिकायत प्राप्त होने के पश्चात SHO सेक्टर 24 के द्वारा इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गई और विवेचना के क्रम में आज इन 3 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से फर्जी मोहरें, फर्जी MOU जो कि विभिन्न होटलों के लिए किए गए हैं, फर्जी विजिटिंग कार्ड,
3 मोबाइल फ़ोन जो कि अपराध कारित करने में इस्तेमाल होते थे, 1 क्रेटा कार और 7,000 रुपये बरामद किए गए हैं। विवेचना के क्रम में इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। सुल्तानपुर से खबर है, जो दोस्तपुर में स्मार्ट मीटर और बिजली बिल से जुड़ी समस्याओं को लेकर उपभोक्ताओं और व्यापारियों की शिकायतों के समाधान के लिए कादीपुर विद्युत खंड में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों प्रशांत कुमार और संजीव कुमार रवि के साथ दोस्तपुर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और स्मार्ट मीटर से जुड़े बढ़ते बिजली बिल, प्रीपेड और पोस्टपेड व्यवस्था और बिलिंग में आने वाली त्रुटियों पर विस्तार से चर्चा की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अब स्मार्ट मीटर की रीडिंग के आधार पर हर महीने बिल तैयार किया जाएगा और यदि किसी उपभोक्ता का बिल गलत पाया जाता है तो उसका संशोधन किया जाएगा। साथ ही आने वाले समय में गांव-गांव और बाजारों में विशेष कैंप लगाकर शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। बैठक में अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सरकार के निर्देशों के मुताबिक पारदर्शी बिजली व्यवस्था लागू की जा रही है और उपभोक्ताओं की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा। सर, स्मार्ट मीटर का क्या है? जी नमस्कार, मैं अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड कादीपुर। अभी स्मार्ट मीटर में जो पहले प्रीपेड वाली व्यवस्था भी लागू की गई थी पिछले 13 मार्च से, उसको फ़िलहाल अभी स्थगित कर दिया गया है। अब सारे जो प्रीपेड मीटर हैं वो भी पोस्टपेड मीटर की तरह कार्य करेंगे। जो अधिक बिल आ रहे हैं उस पर क्या करेंगे? जो भी अधिक बिल आ रहे हैं उनके संशोधन के लिए शिकायत प्राप्त होने पर संशोधित कराया जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभी आगे आने वाले दिनों में हमारी योजनाएं हैं कि गांव-गांव में कैंप लगा के ऐसे उपभोक्ताओं तक खुद पहुंच के उनके विद्युत बिलों को सही किया जाएगा अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम मिलती है तो। किसी का 15,000 बिल आ रहा है, किसी का 20,000 महीना, इस पर आप क्या करेंगे? नहीं, जो बिल गलत है उनको सही किया जाएगा, वो निश्चित रूप से सही किया जाएगा। ये वैसे स्मार्ट मीटर का विषय नहीं है। स्मार्ट मीटर में क्योंकि जितनी रीडिंग हो रही थी पर डे की जो बिलिंग हो रही थी कंज्यूमर की, उसको काफ़ी लोग समझ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई। और फिलहाल अभी हमारी वर्तमान सरकार द्वारा फिलहाल उसको स्थगित किया गया है कि अभी सारे स्मार्ट मीटर भी पोस्टपेड मोड में ही काम करेंगे। जैसे पहले वाले मीटर की महीने में एक बार बिलिंग होती थी और आप 1 महीने बिजली का उपयोग करने के बाद आपको बिल जमा करना होता था, सेम वही पुराना वाला प्रोसेस अभी स्मार्ट मीटर के साथ भी रहेगा। अब जैसे बिल स्मार्ट मीटर में कुछ दिन बाद बिल नहीं जमा होता था, कनेक्शन कट जाता था, इस पर क्या है? नहीं, अभी वो जब अगर पोस्टपेड मोड में ये काम करेगा तो अभी वो डिसकनेक्शन वाली असुविधा नहीं होगी लोगों को कि 3 दिन में जो माइनस में नेगेटिव में जब बैलेंस जाता था तो वो कट जाता था। फिलहाल उस तरह से ये कनेक्शन अब माइनस नेगेटिव बैलेंस जब नहीं जाएगा तो फिर वो डिसकनेक्शन का सवाल नहीं है। क्या दोस्त में पूरे तार जो पुराने तार से चेंज हो गए कि अभी कुछ बाकी है तार? नहीं, पुराने तारों को चेंज अभी किया जाना काफ़ी बाकी है। यहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अभी बचा हुआ है। भविष्य में अगर कोई भी योजना इस तरह की आती है तो उसमें इसको सम्मिलित जरूर किया जाएगा। सर, यहाँ व्यापार मंडल से आप मुलाकात की हो, क्या उसको कहेंगे? नहीं, हमसे जो अभी मुलाकात हुई थी उन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। कुछ थोड़ी बहुत ट्रिपिंग की और कुछ बिलिंग की समस्याएं हैं, तो उसके लिए सभी संबंधित लोगों को निर्देशित कर दिया गया है, उसको जल्दी ही सही करा लिया जाएगा। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद न्यायालय परिसर में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुधीर कुमार ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर सभी न्यायिक अधिकारी और न्यायालय कर्मी उपस्थित रहे। लोक अदालत में बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक विवाद, दीवानी एवं राजस्व विवाद सहित विभिन्न मामलों का त्वरित, सुलहपूर्ण और आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला जज ने कहा कि लोक अदालत आमजन को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है, जिससे आपसी विवाद समाप्त होकर समाज में शांति और सौहार्द स्थापित होता है। वहीं बड़ी संख्या में मामलों का मौके पर निस्तारण कर लोगों को राहत प्रदान की गई। न्यायिक अधिकारीगण, राष्ट्रीय लोक अदालत लगी है। यहाँ मुकदमे सुलह समझौते के आधार पर तय किए जाते हैं। इसका उद्देश्य सबको पता है कि रोज की कचहरी की जो प्रक्रिया है, जो
फॉर्मेलिटी है, सारी चीज़ें हैं, उनसे अलग हट कर कदमों को सुलह समझौते के आधार पर और तरीके से किया जाए। इस पे आप स्वयं का भी मंथन कर सकते हैं। जो चीज़ें चल रही हैं वह तो चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप कोई नई चीज़, नई सोच, नए तरीके से अगर आप अपना डेवलप करना चाहें तो इसका भी अवसर है, लोक अदालत देता है। आप अपनी बातों को सारे अधिकारियों के सामने रख सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई डिस्पोजल कैसे हो। कुल मिला जुला के मुकदमों का भार कम हो और न्याय जल्दी मिले, यही उद्देश्य है इसका। और इनकी चिल्ला रहे थे परिवार वाले, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है। डॉक्टर नहीं था वहाँ पर। डॉक्टर लगभग 1 घंटे बाद आया और उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाने की वजह से बच्चे का पैर काटना पड़ा। परिवार वाले नाराज तो थे ही, उन्होंने उसके देखो सर डॉक्टर के विरुद्ध फाइल कर दिया। डॉक्टर उनसे अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन वही जैसे मैंने बताया कि लोगों के मन में रंजिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। उस मामले में मामला जब मीडिएशन के लिए भेजा गया तो जो मीडिएटर थे उन्होंने जब दोनों पक्षों की बात सुनी तो फिर उन्होंने जब उनको एक दूसरे के साथ बैठाया अलग अलग सुना, फिर आमने सामने एक दूसरे को बैठाया और उस पक्ष को भी वो मानने को तैयार नहीं था जिसके बच्चे का पैर कटा था। वो बोले कि साहब इनकी लापरवाही की वजह से ये समय से नहीं आए, इस लापरवाही की वजह से पैर कटा था। तो जब बात सामने आई तो मीडिएटर ने बताया कि देखिए जिस दिन आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन डॉक्टर के बच्चे का भी एक्सीडेंट हुआ था और आपका बच्चे का पैर काटा गया था, लेकिन डॉक्टर अपने बच्चे को नहीं बचा पाया और क्लीनेशन में था उस दिन वो, और वहाँ से सीधा फिर हॉस्पिटल आया, फिर आपके बच्चे का इलाज किया। तो ये बात उस पक्ष को नहीं पता थी जिन्होंने वो मुकदमा फाइल किया था, और जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी कंपनसेशन के मुकदमा सुलह समझौते से ख़त्म करा दिया। तो ये जो एक मीडिएशन है इसकी एक पावर होती है, लोगों के मन में जो खटास होती है वो खत्म हो जाती है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शारिफ कमर आजमी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश ने थाना समाधान दिवस के अवसर पर सदर कोतवाली एवं गंगा घाट कोतवाली में पहुंचकर फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग से संबंधित पैमाइश, अवैध कब्जा, अतिक्रमण, महिला उत्पीड़न सहित अन्य शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटाने के निर्देश दिए हैं। समाधान दिवस के दौरान कोतवाली में कुल 10 प्रकरण सामने आए, जिनमें से 2 राजस्व और 8 आपराधिक मामले शामिल थे। इसी दौरान पुलिस को एक फैक्ट्री मजदूर का गिरा हुआ पर्स मिला, जिसमें लगभग 11,000 रुपए थे, जिसे जिलाधिकारी ने स्वयं सत्यापन के बाद संबंधित मजदूर को सौंप दिया, जिससे उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। बाद में जिलाधिकारी ने गंगा घाट कोतवाली पहुंचकर भी फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को शीघ्र एवं प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। जो थाना कोतवाली है उसमें मैं खुद और एसपी साहब एवं जितने हमारे एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं और एवं अन्य जो पुलिसकर्मी हैं और राजस्वकर्मी हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। और थाना दिवस पे जितने भी हमारे फरियादी आए हैं उनकी शिकायतें हम लोग ने सुनी हैं। जो शिकायतें त्वरित रूप से निदान की जा सकती थी उसमें दोनों पक्षों को बुलाए जाने के लिए एसएचओ साहब को कहा गया और दोनों पक्ष का मौके पर ही समाधान करने के लिए उनको निर्देशित किया गया। साथ ही कुछ ऐसी समस्याएँ जिनमें और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी हम लोग ने एसएचओ साहब को निर्देशित किया है और ये प्रयास कर रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विज़न है कि जो सुरक्षा का जो वातावरण हमारे आम जनमानस में हो उसको और अच्छे बेहतरी से बढ़ाया जाए, साथ ही आम जनता का जो विश्वास है प्रशासन में उसको और बढ़ाया जाए। सर, जिस तरीके से आप जन सुनवाई कर रहे थे, कितने राजस्व से जुड़े मामले आए, कितने पुलिस से जुड़े मामले? देखिए, अभी लगभग 10 मामले हमारे सामने आए, उसमें 2 मामले ऐसे थे जो राजस्व से जुड़े हुए थे और बाकी चोरी और अन्य जो घटनाएं होती हैं उससे संबंधित थे। सर, वॉलेट मिला है एक मजदूर का, कितने रुपए उसमें थे आपके द्वारा उनको जो है वापस दिया गया? देखिए, एक प्रकरण यहाँ पे सामने आया जिसमें एक मजदूर हैं जो टैंडरी में काम करते थे, उमेश प्रताप। वो अपनी टैंडरी से काम करके जा रहे थे, उसी क्रम में उनका जो पर्स है वो गिर गया था और उन्होंने पुलिस को सूचना दी और इसी क्रम में जो हमारे सदर थाना के जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा छानबीन की गई और उनका पर्स प्राप्त किया गया, जिसमें लगभग 11,000 रुपये की धनराशि थी। और आज हम लोग ने
जो उमेश प्रताप जी हैं उनको ये उनका पर्स है वो दिलवाया है, जिसमें उनके लिए भी बहुत हर्ष का विषय है। और मैं समस्त जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा, इतना त्वरित रूप से उन्होंने छानबीन की और उनकी जो समस्या थी उसको दूर किया। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। अमरोहा से खबर है, जहां आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष मनु शर्मा एडवोकेट की शिकायत के बाद जिलाधिकारी नितिन गौड़ के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी मिश्रा ने बेसिक शिक्षा अधिकारी पर लगे आरोपों की जांच के लिए उप शिक्षा निदेशक डाइट पूरनपुर और जिला विद्यालय निरीक्षक की संयुक्त समिति बनाई है, जहां पर शिकायत में बीसीए कार्यालय में संबद्ध कर्मचारियों को मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न कराने, नियमों के विपरीत निजी विद्यालयों को मान्यता देने, समिति बैठकों के कार्यव्रत में कथित फर्जीवाड़े जैसे कई आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि साल 2023 और 26 में विभागीय नियमों और शासनादेशों की जो है वो अनदेखी की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित जांच समिति को 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को देने के निर्देश दिए गए हैं। क्या नाम है आपका? मैं जिलाध्यक्ष आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया जनपद अमरोहा मनु शर्मा एडवोकेट। आपके द्वारा शिकायत डाली गई है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हम आरटीआई एसोसिएशन के माध्यम से विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने का कार्य लंबे समय से करते आए हैं। हमारी एसोसिएशन प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कार्य कर रही है। इसके पदाधिकारी कार्य करते हैं। मुझे जिले का दायित्व सौंपा हुआ है, इसलिए जिले में काम करने का दायित्व मेरा है। तो मेरे पास विभिन्न विभागों से जो समस्याएं आती हैं, लोग बताते हैं समस्याओं को, उन समस्याओं को उजागर करने का मैं कार्य करता हूँ और मेरा संगठन इसकी दिशा में काम करता है। ऐसा ही प्रकरण हमारे सामने कुछ शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के द्वारा रखा गया। तो इसके अतिरिक्त भी कुछ मामले और लोगों के द्वारा भी, आम जनता के द्वारा भी हमारे सामने प्रस्तुत किए गए, शिकायत की गई। उन्होंने बेसिक शिक्षा कार्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके संबंध में हमें कुछ बिंदु बताए, जिन बिंदुओं पर हमने गंभीरता से अध्ययन करा, गहनता से उस पर विचार किया और विचार करने के उपरांत मैंने जिलाधिकारी महोदय नितिन गौड़ जी के समक्ष अपनी शिकायत को प्रस्तुत किया है। 7 बिंदुओं पर हमने वो शिकायत प्रस्तुत की है। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया है। उस पर जांच करने के लिए उनके द्वारा आदेश किया गया है। उसमें हमारे द्वारा जो उठाए गए बिंदु हैं, मुख्यतः वर्ष 2023 से 2026 तक जो नॉर्म्स और नियम और जो शासनादेश है उसके विपरीत कार्य करने का हमारे द्वारा जो है शिकायत की गई है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उसके विपरीत कार्य किए जा रहे हैं। लगातार इसकी शिकायतें हमें मिल रही हैं। उसके अलावा जो संबद्ध कर्मचारी हैं उनकी मूल तैनाती का जो स्थल है उस स्थल पर वो कार्य ना करके किसी अन्य स्थल पर वो कार्य कर रहे हैं, विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं। ये भी विभागीय नियमों के विरुद्ध है, जिसका शासनादेश हमारे पास मौजूद है और उसके विरुद्ध जो है उनका आचरण है, शासकीय निष्ठा के विरुद्ध वो काम कर रही है। इसलिए ये बिंदु भी हमारे द्वारा उठाया गया है। इसके अतिरिक्त नियमों और नॉर्म्सों व सुस्थापित विधि व्यवस्था के विरुद्ध उनके द्वारा कुछ निजी विद्यालयों को अपने कार्यकाल में मान्यता दी गई है, जिनके मानचित्र स्वीकृत नहीं है। विद्यालयों के मानचित्र स्वीकृत नहीं है और नियमों के विरुद्ध है, उन्हें मान्यता प्रदान की गई है। तो ये भी एक गंभीर विषय है, ये भी हमारे द्वारा उठाया गया है। कुछ जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उन रिटायर्ड कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के भुगतान में बहुत बड़ी गड़बड़ियां की जा रही हैं। उन गड़बड़ियों की भी खबरें हमारे पास आई, तो वो भी हमारे द्वारा बिंदु उठाया गया है। इसके अतिरिक्त एक वाहन की जो लॉग बुक होती है उसमें भी अनियमितता उनके द्वारा की जा रही है, जिसके संबंध में हमने उस बिंदु को भी वहां पर उठाया है। और शिक्षकों के चयन वेतनमान के जो निर्धारण है, उस निर्धारण में भी बहुत गंभीरता से उसको नहीं लिया गया और उसको गलत तरीके से वेतनमान को लगाया गया है। तो ये सारे बिंदु हमारे द्वारा उनके भ्रष्टाचार के संबंध में उठाए गए हैं और हम ये चाहते हैं कि जो विभागीय जांच कमेटी गठित की गई है प्रशासन द्वारा, वो जांच कमेटी बहुत साफ सुथरे तरीके से और सारे अभिलेखों का परीक्षण और निरीक्षण करते हुए बिल्कुल सही बिंदुओं पर अपनी जांच आख्या देगी, ऐसी हम आशा करते हैं। क्या आपको भरोसा है कि जो जांच कमेटी बैठाई गई है क्या आपके पक्ष में रहेगी? नहीं, हमारे पक्ष में और ना पक्ष में रहना अलग विषय है, लेकिन जांच कमेटी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि वो बिल्कुल फेयर तरीके से सारे मामलों का गंभीरता पूर्वक, सारे जो आरोप हैं उन सारे आरोपों के संबंध में जितने भी
अभिलेख हैं उन अभिलेखों का निरीक्षण और परीक्षण गहनता से करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारी बात बिल्कुल सत्य साबित होगी और जांच कमेटी भी हमारे पक्ष में ही निर्णय देगी। तो मामला ये भी आता है क्यों स्टाफ को बचा लेता है? हाँ, जाहिर सी बात है। तो कोई अधिकारी कोई सरकारी अधिकारी दूसरे अधिकारी के विरुद्ध नहीं जाता आसानी से, ऐसी एक अवधारणा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि विभागीय जो अभिलेख हैं उनका परीक्षण और निरीक्षण गहनता से किया जाए और जब गहनता से किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तथ्य ऐसे निकल कर आएंगे जिसकी वजह से हमारी बातों को, हमारे आरोपों को पुष्टि मिलेगी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निश्चित रूप से फेयर जांच होगी तो काम सही होगा। ये घोटाला कब से चल रहा था? ये तो लगातार चल ही रहा है। वर्ष 2023 से जब से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया है तब से ये सब कुछ है ही यहाँ पर। इस पूर्व में डीएम रह चुकी मैडम। इसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगा मैं, जन सुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायतों का निस्तारण भी गलत तरीके से किया जाता है इनके कार्यालय में और बिल्कुल मतलब जो शिकायत होती है उस शिकायत के विपरीत ही उसका निस्तारण कर देते हैं और किसी का कोई खौफ नहीं है, कहीं किसी विभाग मतलब किसी अधिकारी का कोई उनके ऊपर अंकुश नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो ये इस तरह के कार्य जो है उनके करने उचित नहीं। पूर्व में डीएम मैम साहब रही हैं, क्या जब आपने शिकायत दी थी? हाँ, तब अलग एक विषय उठाया था मैंने, उस विषय पर भी चीजें सामने आई और डीएम मैम द्वारा बैठाई गई जांच कमेटी में भी वो सारी चीजें उनकी अनियमितता के संबंध में सामने आई थी। उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है और वो प्रकरण लंबित है न्यायालय में। तो आखिरकार जब कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अब मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कि क्यों नहीं की गई, क्योंकि कार्रवाई करने की अथॉरिटी मैं नहीं हूँ। मैं केवल मुद्दों को उठाने की अथॉरिटी हूँ, मुद्दों को उठा सकता हूँ जो मैं उठा रहा हूँ जनहित में। अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं कुछ समय के लिए, आखिर वो प्रकरण दोबारा चल जाता है। हाँ, तो चलना भी चाहिए। हर अधिकारी को गंभीरता पूर्वक जो है कार्य करना चाहिए और आरोपों की पुष्टि के लिए उसकी गहनता से उसका निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। ऐसे तो कोई अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तो क्यों नहीं हिल सकता? अधिकारी नहीं, पूर्व में मेरे द्वारा जो है आपके चैनल के माध्यम से विषय उठाया गया था। मेरे द्वारा जो है विनियमित क्षेत्र के कार्यालय में जो फाइल पत्रावली गायब होने के संबंध में विषय था वो मेरे द्वारा उठाया गया और आपके द्वारा उसको उजागर किया गया, जिस पर जिलाधिकारी पूर्व तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो उस पर कार्रवाई की गई, एफआईआर भी दर्ज कराई गई एसडीएम साहब के द्वारा। अभी तक तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब गिरफ्तारी करना पुलिस का काम है, वो हमारा काम नहीं है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरवश्री माली की रिपोर्ट। और रैया से खबर है जो अजीत में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 शातिर मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी की मोटरसाइकिल के पार्ट्स, नकदी और 4 बाइक पुलिस ने बरामद कर ली हैं। मुखबिर की सूचना पर मुरादगंज हसूलिया रोड स्थित काली माता मंदिर के पास गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों में शहाबुद्दीन उर्फ बुब्बा और बबलू शामिल हैं, जिसमें चोरी की बाइक के पार्ट्स बेचकर कमाए गए 2350 रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त अपाचे बाइक भी जब्त की है। अजीतमहल थाना पुलिस की कार्रवाई से वाहन चोर में जो है बोहड़कंप मचा हुआ है। और यह से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बहराइच जिले की तहसील बयागपुर के ग्राम सचौली में प्रशासन ने सार्वजनिक भूमि और रास्ते पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देश और बेदखली आदेश के तहत राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में की गई। इसमें केवल उन्हीं मामलों पर कार्रवाई हुई जो न्यायालय के आदेश के अनुसार थे, जबकि विचाराधीन मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया, जहां अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, आज बुलडोजर की कार्यवाही की गई, क्या कर सकते हैं? ये सरकारी जमीन सचौली में काफ़ी समय सरकारी ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी, जिसके क्रम में तहसीलदार पायापुर के न्यायालय से बेदखली का आदेश पारित किया गया था। इसमें विपक्षीगण द्वारा माननीय डीएम साहब के यहाँ भी अपील में जो दिन वहाँ अपील खारिज हो गई थी। इनको प्रॉपर नोटिस देने के बाद इनको तो अवैध अतिक्रमण खाली नहीं किया जा रहा था, जिसमें आज प्रशासन और पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण विरोध हटाने की कार्रवाई करी गई है। सर, आज बयागपुर में बुलडोजर की कार्यवाही हुई, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में ग्राम सचौली में जितने भी सार्वजनिक भूमि हैं उसको हटाए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में तहसील द्वारा बेदखली आदेश पारित हुआ है और उसी के अनुपालन में आज अवैध अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। सर, यहाँ पर पहले से क्या चिन्हित किए गए थे मकान? जी, पहले से चिन्हित हैं
और कुछ प्रकरणों में अभी न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जिन पे आदेश अंतिम आदेश पारित हो चुके हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है। सर जो मकान जो बुलडोजर की कार्यवाही की गई है, क्या था, रास्ता था सर, क्या था? हाँ, रास्ते की भूमि पे अतिक्रमण था। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।